हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ इवान। हम लोग जो है अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो ग्रामर स्टार्ट किया है। वोकैब आज से स्टार्ट करेंगे। वोकैब में जो है फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करना चाहेंगे। अब मन में आता होगा कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है, तो उसको तो आप लोग काफ़ी कुछ जानते हुए होंगे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि वर्ड्स दिए होते हैं, सेंटेंस वो पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं या कहीं कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सेंटेंस पढ़ते हुए वो देख रहे हैं कि उनको सारी मीनिंग पता है, मतलब पर्टिकुलर एक एक वर्ड की मीनिंग पता है, लेकिन फिर भी उसका सेंस वो निकाल नहीं पा रहे हैं। वो जो सेंस निकाल रहे हैं वो सेंस उस सेंटेंस में फिट नहीं बैठ रहा है, वो मीनिंगफुल लगता ही नहीं है, वो मीनिंगलेस लगने लगता है, सेंस नहीं निकलता। फिर कहते हैं कि हम अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं या क्या है। तो ये परेशानी कभी कभी फ्रेजल वर्ब की वजह से होती है और कभी कभी इडियम्स की वजह होती है। इडियम्स की वजह से इडियमेटिक फ्रेजेज यूज होते हैं, तो उसको जानने के लिए आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा कि फ्रेजल वर्ब्स जो है कोई दिया हुआ है तो उसका क्या मायने होगा, कोई इडियमेटिक फ्रेजेस दिए हुए तो उसका क्या मतलब है। तो उसके लिए हम आज से स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। तो प्रश्न उठता है कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। हमारा टॉपिक आज से होएगा फ्रेजल, आज है फ्रेजल वर्ब। आज की इस क्लास में ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी कि फ्रेजल वर्ब क्या है, ये समझेंगे। फ्रेजल वर्ब किससे बनता है और इसके कुछ एग्जांपल्स, ऐसे रैंडम एग्जांपल्स उठाएंगे हम। और फिर फ्रेजल वर्ब आखिर ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तैयारी कर रहा था अपने टाइम, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो चूँकि हमारे टीचर ने हमें कभी पढ़ा रखा था कि अगर आपको वर्ब के ठीक बाद में नाउन दिखता है तो वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव होगी। इंग्लिश के सेंटेंस में अगर वर्ब के ठीक बाद में नाउन या प्रोनाउन दिखता है, यानी कि ऑब्जेक्ट दिखता है, तो ट्रांजिटिव, अन्यथा की स्थिति में वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। वही हम जानते थे। फिर हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें एक जगह मुझे ऐसा दिखा कि वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ था, तो हमने कहा नहीं ठीक है, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। लेकिन फिर देखा तो वहाँ एक्सप्लेनेशन नीचे बॉक्स में लिखा था, उसमें लिखा था कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उसको सर्च किया तो पता चला कि ये फ्रेजल वर्ब है। हालांकि फ्रेजल वर्ब पहले जानता था, लेकिन उस टाइम तुरंत मैं समझ नहीं पाया कि ये फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है। तो जिन लोगों को अच्छी तैयारी है या पढ़ रहे हैं ठीक है, कुछ ऐसे बिगिनर्स हैं जिनको भी नहीं पता है, तो ये हम जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स जो है ट्रांजिटिव होते हैं या इंट्रांजिटिव होते हैं, या कभी कभी एक ही फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह यूज होता है, यानी ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली। और जो प्योर इंट्रांजिटिव है वो तो इंट्रांजिटिव की तरह यूज होगा ही, ये सीखेंगे। दूसरी बात, फिर सीखेंगे पोजीशन ऑफ फ्रेजल वर्ब क्या होता है। चूंकि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए फ्रेजल वर्ब, कोई फ्रेजल वर्ब लिखा है तो उसके साथ में अगर ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है वो, तो पोजीशन कहाँ होगा, दो वर्ड्स हैं तो उसके बीच में होगा, बाद में होगा। ये सारी चीज़ें आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में होंगी और कुछ रैंडम एग्जांपल्स लेंगे हम 4, 6, 10। और इसके बाद में फिर आज से हम पूरा कंप्लीट पैकेज मान के चलो कि लगभग 300 फ्रेजल वर्ब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे हम एक एक डिस्कस करेंगे और सबके एग्जांपल्स लेंगे, अपने डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स होंगे, और उसमें कुछ आपको ट्रिक्स भी बताएंगे ताकि उनको जो है एग्जाम में रिटेन करना थोड़ा आसान होगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। तो हम आपको पहले फ्रेज पढ़ा चुके हैं। फ्रेज आप जानते भी हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। मैंने फ्रेज बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस बट इनकम्प्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। और फिर मैंने उसमें बताया था कि ए फ्रेज कैन नॉट हैव एनी वर्ब, क्योंकि वर्ब होगा तो वो सेंस कंप्लीट माना जाएगा, यही परिभाषा थी। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, फ्रेज तो है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन यहाँ वर्ब इसीलिए लिख दिया गया है क्योंकि इस फ्रेज में वर्ब जरूर होगी और मेन शब्द वर्ब ही होगा। उस वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा होगा। क्या लगा होगा, प्रीपोजिशन या एडवर्ब। वर्ब दिया होगा, अब वर्ब के साथ में आपको प्रीपोजिशन लगा होगा या एडवर्ब लगा होगा, ठीक।
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब हो प्लस प्रीपोजिशन और एंड एडवर्ब दोनों दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो हम क्या करेंगे कि इनको जानेंगे कैसे, हमें ये लेकिन हाँ ये बता दें आपको कि जब सेंटेंस में कहीं आप फ्रेजल वर्ब देख रहे हो तो वहां आपको ये जानने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को कि आखिर यहाँ एडवर्ब लगा हुआ है या प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इससे कोई मतलब आपको नहीं है। वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब है, आपको मतलब सिर्फ इस बात से है कि उसका मायने क्या होगा। क्योंकि जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब अपना एक अलग मीनिंग रखती है, जो साधारण मीनिंग उसकी होती है, लेकिन जब प्रीपोजिशन कोई आ गया या एडवर्ब आ गया और उसका कुछ अलग सेंस आने लगे, एक मीनिंग उसकी अलग आने लगे, तो समझ लेना कि वो फ्रेजल वर्ब है, एक न्यू मीनिंग आने लगती है। ठीक है, हम इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं कि ए वर्ब दैट कंबाइंड विथ एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन एंड समटाइम्स बोथ एंड टू गिव अ न्यू मीनिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। हम लिख दे रहे हैं इसको थोड़ा, द वर्ब दैट कंबाइंड विथ अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब, combined with a preposition or an adverb. Sometimes both, हम अभी सब सारे के एग्जाम्पल देंगे। Sometimes both, कभी कभी दोनों। ठीक है, to give a new meaning। न्यू मीनिंग क्यों? क्योंकि आपकी जो वर्ब होगी वो वर्ब अलग सेंस देगी, अपनी साधारण मीनिंग होगी उसकी, जो उसकी होती है मूल मीनिंग जो उस वर्ब की होगी। अगर एडवर्ब या प्रीपोजिशन आता है तो मीनिंग अगर नहीं निकल रही है तब उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका यह है लुक। लुक माने दिखना होता है। क्या होता है? दिखना, देखना नहीं होता। लुक एट मीन्स देखना होता है, दिखना होता है। ठीक है, कि इट लुक्स वाइट, दिस बोर्ड लुक्स वाइट, ये बोर्ड वाइट दिखता है। ठीक है, राधा लुक्स ब्यूटीफुल, राधा सुंदर दिखती है। लुक मीन्स ये होता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें कि लुक फॉर, प्रीपोजिशन मैंने कर दिया, अब ये हो गया वर्ब और ये हो गया प्रीपोजिशन, जुड़ गया। इसका माने होता है कि सर्च फॉर समथिंग या समवन। ठीक है, इसका माने होता है सर्च। आप इसको सीक भी कह सकते हो दूसरे शब्द में। इसका ये हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अभी मैंने एक प्रीपोजिशन वाला लिया, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन। अभी मैं एक एडवर्ब वाला ले लेता हूं, एडवर्ब वाला। ठीक है, जैसे गिव अप, मैंने एग्जांपल ले लिया। गिव अप माने होता है कोई चीज़ त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, अबेंडन कर देना, क्विट कर देना। आप फॉरसेक भी कह सकते हो, रिनाउंस भी कह सकते हो, रिलिंक्विश भी कह सकते हो, बहुत सारे इसके जो है सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो क्विट समथिंग, कुछ जो है आप करने से बंद कर दें, जो ना करना चाहें, छोड़ना चाहें, क्विट करना। या जो है फॉरसेक भी कह सकते हो, अबेंडन भी कह सकते हो। हम हिंदी में बोल दे रहे हैं, हिंदी में लिख नहीं रहे हैं। जिनको हिंदी की ज़रूरत है वो लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं वो। ठीक है, त्याग देना होता है। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यू शुड गिव अप
स्मोकिंग, यू शुड गिव अप स्मोकिंग बिकॉज, क्यों छोड़ देनी चाहिए आपको स्मोकिंग? बिकॉज नॉट ओनली इज इट बैड फॉर हेल्थ but it also makes you look ugly। हालांकि सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको मेन फोकस आपके गिव अप पर होना है कि यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। रीजन, बिकॉज, क्योंकि नॉट ओनली इज इट, यहाँ इन्वर्जन का यूज हुआ है, बाद में कभी पढ़ेंगे इन्वर्जन बता देंगे। नॉट ओनली इज इट बैड फॉर हेल्थ, न केवल ये हेल्थ के लिए बुरा है, बट इट आल्सो मेक्स यू लुक अगली, बल्कि ये आपको जो है गंदा, मतलब दिखने में भी आपको बुरा बनाता है, दिखने में भी। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। अब देखिए, ये था वर्ब, आप माने वैसे ऊपर होता है, ठीक है, तो ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब कैसे है? एडवर्ब आप प्लेस में आता है, जैसे कोई चीज़ है, कहाँ से प्रेजेंट करो, उत्तर जो मिलता है वो आपका लगभग एडवर्ब प्लेस में आता है। बाय द वे आप इतना समझिए, वो सब एडवर्ब का आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब मान लिया, अब एक हमने ले लिया प्रीपोजिशन वाला, एक ले लिया एडवर्ब वाला। अब एक हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक ही वर्ब हो और उसके साथ में प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों दिया हुआ हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम इसको हम इरेज कर ले रहे हैं। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू एक एग्जाम्पल ये भी है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का बहुत आप आशा कर रहे हो देखने के लिए, मतलब प्लेजर के साथ, एक्सपेक्ट समथिंग विथ प्लेजर। आप इसको लिख सकते हैं कि टू एक्सपेक्ट समथिंग विथ प्लेजर, बहुत उत्सुकता से, खुशी से आप जो है किसी चीज़ की आशा करते हो कि हाँ कुछ होगा, तो उसके लिए एक्सपेक्ट समथिंग विथ प्लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि लुक फॉरवर्ड टू जो होता है, ये ऑफन यानी कि प्रायः जो है इसके बाद में जो आएगा, अगर वर्ब आएगा तो ध्यान रखना टू तो है ये, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। यदि वर्ब आया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, तब आपको ये जीरेंड फॉर्म ही आएगा, यानी कि मोर ऑफन विथ, ऐसा लिख सकते हो, मोर ऑफन यूज्ड विथ जीरेंड, अगर आया तो, ठीक है, वर्ब फॉर्म तो जीरेंड में आएगा, यानी कि इंग फॉर्म में आएगा, ना कि जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम जैसे कह सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अराइवल, उसके आने के लिए मैं बहुत उत्सुकता से, खुशी से मैं आशा करता हूँ कि वह आएगी, इंतज़ार में हूँ। तो देखो लुक फॉरवर्ड टू ये है, और ये यहाँ पर जो है वर्ब नहीं आया है, तो ठीक है, हर अराइवल उसके आने के। लेकिन यही सेंटेंस अगर मैं दूसरी तरह लिख दूँ, यहाँ मैं कुछ और लिखना चाहूँ, जिसे इसी सेंटेंस को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग, मतलब उसको देखने के मैं सोच रहा हूँ कि उसके सीइंग, तो सीइंग हर, ना कि
टू सी हर होगा। एग्जाम में इससे एरर आया है और पूछा जा सकता है, हालांकि एरर की बात आएगी तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब चूंकि आ गया है तो मैं बता दे रहा हूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हर, यानी कि टू है, इसके बावजूद आपको यहाँ इंग फॉर्म दिख रही है, जो कि प्रायः ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ होता है। ठीक, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हर आ गया, सीइंग हर। ठीक है, अब इसके एक एग्जाम्पल इसका भी हो गया, यानी कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडवर्ब। हमने क्या क्या देखा कि वर्ब देखा, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन देखा और उसके एग्जाम्पल देखे, फिर वर्ब के साथ में एक एडवर्ब लगा के देखा, उसके एग्जाम्पल देखे। हालांकि आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है, हमें सेंस दे मतलब है। और फिर एक देखा कि एक वर्ब देखा और वर्ब के साथ में आपको प्रीपोजिशन और एडवर्ब वाला दोनों देखा ये हमने। ठीक है, आइए जो है इसको हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मिटा करके। अब कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि जैसे है एडवर्ब वाला ही लेते हैं कि गिव अवे। देखिए एग्जाम्पल्स हम अभी रैंडम ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम ये एग्जाम्पल्स इसके बाद में 2-3 एग्जाम्पल लेने के बाद में हम सीक्वेंस में अगले वीडियो से शुरू करेंगे ए से लेकर के, और जितना जेड तक का स्टार्ट कुछ अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारे पास, उनमें जितना दिया हुआ है पूरा हम डिटेल में कराएंगे। तो इसको देख लेते हैं, इसे गिव अवे है एक एग्जाम्पल। अब गिव अवे माने क्या होता है? उसे गिव माने तो देना, और अवे माने आपने दूर सुना होगा कि दूर होता है, लेकिन कोई चीज़ दूर देना ऐसा नहीं है, कुछ और हो सकता है। तो गिव माने होता है टू गिव, गिव टू समवन, किसी को देना कुछ। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट करने के सेंस में भी होता है गिव अवे, बांट देना के सेंस में, डिस्ट्रीब्यूट करने के सेंस में भी होता है, बात लगभग एक ही जाती है। एक इसका एग्जांपल जैसे देख लेते हैं कि महेश gave away his old clothes to the poor, गरीब लोगों को। महेश ने जो है अपने पुराने कपड़े गरीब लोगों को बांट दिए। हम सबको भी करना चाहिए, अभी विंटर चल रहा है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। ठीक है, महेश गेव अवे हिज ओल्ड क्लॉथ टू द पुअर। ठीक है, अब ये गरीब लोगों को जो है वो कपड़े दिया। अब हम ये डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में हो गया या व्यक्ति के रूप में हो गया। एक गिव अवे का एक सेंस और होता है, जिसे हमारे भारतीय संस्कृति में कन्यादान कहा जाता है, कि कन्यादान करना। तो यह भी जो है कहा जाता है कि गिव अवे में, जैसे द ब्राइड वाज गिवन अवे, द ये भी मिलता है सेंटेंस कि द ब्राइड वाज गिवन अवे बाय हर फादर। ठीक है, गलत देख के बाय हर फादर। ठीक है, इस सेंस में भी गिव अवे का प्रयोग होता है। ठीक है, अब गिव अवे के साथ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम बहुत कॉमन एग्जाम्पल है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का भी दो सेंस होता है वैसे, एक होता है टू केयर, केयर करना होता है, क्या टेक केयर, है ना, टेक केयर ऑफ। तो जैसे आफ्टर द डेथ ऑफ सिद्धार्थ's मदर, his aunt
लुक्ड आफ्टर हिम, उसकी माँ की मृत्यु के बाद, सिद्धार्थ की माता की मृत्यु माँ की मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद कौन देखभाल किया उनकी, उनका देखभाल उनकी आंट कर रही है। ठीक है, तो इस सेंस में भी होता है। एक लुक आफ्टर माने दिखना भी होता है उसके जैसा, जैसे अपूर्व लुक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने पिता की तरह दिखता है, इस सेंस में भी होता है लुक आफ्टर का प्रयोग अलग है, देखेंगे। ये प्रीपोजिशन वाला हो गया, एडवर्ब का हो गया। अभी एक और ले लेते हैं, जैसे लुक आउट एक शब्द है, लुक आउट प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। इसका माने होता है बिवेयर, ठीक है, यानी कि सावधान होना। क्या? सावधान होना। और ये स्पेशली ऐसे जगह प्रयोग किया जाता है जब किसी को वार्न करना हो आपको, यानी कि चेतावनी देनी हो। टू यूज, इट इज यूज्ड टू वार्न अबाउट समथिंग टू समवन, स्पेशली जब कोई डेंजर मतलब की आशा कर रहे हो आप, कुछ खतरे की आशा कर रहे हो, तो किसी को वार्न करना होता है। ठीक है, तो जैसे लुक आउट, ध्यान दें, आप यहाँ कॉमा लगाएंगे या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, लुक आउट, देयर इज अ स्कॉर्पियन ऑन द वॉल, यानी कि दीवार पर एक स्कॉर्पियन है, ध्यान दें, यानी कि एक बिच्छू है। ठीक है, ऐसे किसी को सावधान करने के लिए आप लुकआउट का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें हम पूरा अच्छे से जो है कवर करेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मिक्स वाला, जो जिसमें प्रीपोजिशन एडवर्ब दोनों होता है, वो हमने नहीं लिया, एक ही लिया है। टस्टर आ गया। बस एक एग्जाम्पल इसमें और लेते हैं कि जिसमें प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों आता है। ठीक है, सो लुक अप टू, देखो वर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया और ये प्रीपोजिशन हो गया। इसका अलग अलग माने अलग है, जैसे आप मीन्स ऊपर मानते हैं, टू का के प्रति या की ओर, बहुत सारे सेंस होते हैं, उसको नहीं देखेंगे हिंदी में। लुक माने दिखना होता है, बट जब लुक अप टू है तो इसका सेंस बदल जाता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसका सेंस तब जो है रेस्पेक्ट के सेंस में आ जाता है, टू रेस्पेक्ट समवन और टू एडमायर समवन। ठीक है, टू रेस्पेक्ट और एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, टू रेस्पेक्ट और एडमायर समवन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू माई टीचर्स, मैंने अपने टीचर्स की हमेशा रेस्पेक्ट की। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम ये जानेंगे इसके बाद में कि आखिर जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो कैसे ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होते हैं और कैसे इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो आइए जो है इसको रेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो अब हम देखेंगे कि कोई भी वर्ब है, तो जैसे हम फाइनाइट वर्ब में पढ़ते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है, तो ठीक उसी प्रकार जो है आपका फ्रेजल वर्ब में भी ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं। देखकर सिर्फ नाउन देखेंगे कि वर्ब के बाद में है कि नहीं है, तो आप शायद अच्छे से नहीं एग्जाम में कर पाएंगे, क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कभी ये जो आपका फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब ये
ट्रांजिटिव की तरह भी प्रयोग होता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब हालांकि आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं। और या कभी इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज होता है, यानी कि अगर एग्जाम में फ्रेजल वर्ब आ जाए तो आप बिल्कुल ऐसे प्राइमा फेसी देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि हाँ नाउन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव होगा, इंट्रांजिटिव होगा। ठीक है। हालांकि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, एक लाइन में बता दे रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो वर्ब के चैप्टर में हम ठीक से पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसके बाद अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में ही तो आते ही हैं। इंट्रांजिटिव वो होता है जिसको किसी भी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दैट कैन बी रिटन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट के लिखे जा सकते हैं और वो अपना कंप्लीट सेंस देते हैं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब ही ट्रांजिटिव है कि वो इंट्रांजिटिव है। जैसे जो एग्जांपल्स हम स्टार्ट में लिए थे वही हम लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, मैंने यही एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले। अब देखिए, लुकिंग फॉर वर्ब प्रीपोजिशन, ये हुआ आपका फ्रेजल वर्ब। हालांकि हमेशा वर्ब के बाद प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब नहीं होता, कुछ है वो हम अब पढ़ेंगे तो वो जानेंगे। ये आपका फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब हमने आपको बताया था, सीक यानी कि सर्च फॉर, खोजना, ढूंढना, मैं अपनी किताब खोज रहा हूँ। अब आप इस फ्रेजल वर्ब के ठीक बाद में आप देखो ऑब्जेक्ट माई बुक पाए हो, आपके इस वर्ब फ्रेजल वर्ब के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये फ्रेजल वर्ब क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा ये टी आर, हम टी आर से ट्रांजिटिव वर्ब को बताएंगे। ठीक है। अब हम इंट्रांजिटिव का भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो आप लिखेंगे लेकिन वो इंट्रांजिटिव की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे हमने कहा था कि लुक आउट है, हमने लुक आउट के एग्जांपल्स पहले भी देख लिए हैं। ठीक है, कि लुक आउट मैंने क्या होता है, हमने बताया था वे अवेयर, यानी कि सावधान होना, अवेयर होता है यानी कि सावधान। ठीक, अब इसके एग्जांपल लेते हैं, लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द स्ट्रीट्स, ध्यान दें जब आप स्ट्रीट्स क्रॉस कर रहे हो तो आप ध्यान दें। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने दूसरा लिया था कि लुक आउट देयर इज स्कॉर्पियन ऑन दी वॉल। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो ये आपका इंट्रांजिटिव, देखो इस लुकआउट के बाद में आपको कहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, नाउन या प्रोनाउन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ आपको इस फ्रेजल वर्ब के बाद में नाउन प्रोनाउन दिख रहा है। जैसा कि ट्रांजिटिव वर्ब में यही होता है कि अगर वर्ब लिखी है उसके बाद में नाउन प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन है, तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो इंट्रांजिटिव होता है। बस इतनी सिंपल सी बात समझ लिए, बाकी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे जब हम वर्ब चैप्टर डिटेल करेंगे। तो एक चीज़ और, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि वो ट्रांजिटिव भी हो जाते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। एक ही वर्ब रहेगा, ट्रांजिटिव की तरह भी होगा, यूज होगा और इंट्रांजिटिव की तरह, और दोनों में डिफरेंट मीनिंग भी देगा, दोनों में अलग अलग मायने देता है। हम उसके एग्जांपल लिख लेते हैं कि जैसे इसको मिटा लेते हैं, फिर जो है बेहतर कर पाएंगे।
जैसे है आपका एक, हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे टेक ऑफ है, आपने सुना होगा बहुत बार, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शर्ट्स, बच्चों को बोलते हैं टेक ऑफ योर शूज, है ना। या हम टेक ऑफ प्लेन के बारे में सुनते हैं, टेक ऑफ माने क्या होता है, हाँ, द प्लेन हैज टेकन ऑफ, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, टेक ऑफ। अब ये आपका फ्रेजल वर्ब ही है, और ये आपको हम ट्रांजिटिव की तरह भी यूज करके दिखाएंगे और इंट्रांजिटिव की तरह। ITR बोले तो इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रिया हिंदी में, ट्रांजिटिव बोले तो सकर्मक क्रिया हिंदी में। हालांकि आपको पता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब टेक ऑफ। अब हम जैसे अभी एग्जांपल लिए थे थोड़ी देर पहले, वही वाला ले लेते हैं कि जैसे कुछ रहा ऐसे, मोहन टुक ऑफ हिज शूज, मोहन अपना शूज उतार दिया, ठीक है। शी टुक ऑफ हर ड्रेस, ठीक है, अपने ड्रेस उसने उतार दिया। अब हम और एग्जांपल लेते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह हम कैसे प्रयोग कर दें इसको। इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह, जैसे आपने पढ़ा होगा, वो सुना होगा, आप जानते हैं प्लेन के बारे में ज़्यादा होता है कि राइज फ्रॉम द ग्राउंड, इस सेंस में, किस सेंस में, राइज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से उठने के सेंस में प्रयोग होता है। स्पेशली किसके लिए, स्पेशली यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट, यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के बारे में के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप कि द प्लेन टुक ऑफ, कोई समय दे देते हैं, द प्लेन टुक ऑफ एट 7 o'clock, टुक ऑफ एट, ये CL है, 7 o'clock, ठीक है। अब देखिए यहाँ टुक ऑफ के बाद में आपको प्रीपोजिशन दिख रहा है। अब जो लोग नहीं समझते हैं या उतना नहीं समझ है अभी, सोचेंगे कि एक ही वर्ब के साथ में डबल डबल प्रीपोजिशन लगा हुआ है, कंफ्यूजन होगी ना। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं पता है तो कहेंगे ये मैंने क्या लिख दिया, प्लेस लिख दिया, प्लेन लिखना था, ठीक है। कि टुक ऑफ में के बाद में मतलब टुक है, इसके बाद ऑफ और एट दोनों प्रीपोजिशन आते तो मैंने नहीं पढ़ा था। जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं चौंकने की जरूरत नहीं है। वहाँ देखो, हो सकता है फ्रेजल वर्ब लिखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हाँ ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, टुक ऑफ फ्रेजल वर्ब है, और उसके बाद में ये आपका एट 7 o'clock, ये ठीक है। तो ये आपका नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये टेक ऑफ आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और यहाँ ये टेक ऑफ है, ये फ्रेजल वर्ब है, PHRV फ्रेजल वर्ब, और उसके बाद में हर ड्रेस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ये फ्रेजल वर्ब कौन सा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। टुक ऑफ है, इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आपका शूज नाउन है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव की तरह आया है, ये प्रोनाउन से बनता है। ये सब बाद में पढ़ेंगे हम, हालांकि आपको शायद पता हो, नहीं पता होगा तो हम पढ़ेंगे। और ये आपका है फ्रेजल वर्ब, आपको पता ही है। इस फ्रेजल वर्ब को हम ट्रांजिटिव कहेंगे, सकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आया है, बस इतनी सी बात है। अब हम एक चीज और देखेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, ठीक है। सॉरी, मतलब क्या नहीं होता है, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखें कहाँ फ्रेजल वर्ब के साथ। बाकी हमेशा तो वर्ब के साथ में हमेशा रख देते हैं हम, वर्ब के साथ में हम फ्रेजल वर्ब तुरंत उसके, सॉरी मैं क्या बोल गया, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट हमेशा उसके बाद आता है, ठीक, बाद में आ गया, अकेले रहता है वो तो बाद में आएगा ही। लेकिन
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही होगा तो वो कहाँ रखें, टुक के बाद रखें कि ऑफ के बाद रखें। सिर्फ टुक ऑफ की बात नहीं, जितने फ्रेजल वर्ब हैं ट्रांजिटिव दोनों के बीच में रखें, दो शब्द के बनते हैं ना ये, तो दोनों के बीच में रखें कि बाद में रखें। तो ध्यान दें, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों के बीच में आता है। अगर सब्जेक्ट आपका अगर ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है तो दोनों के बीच में आता है। अगर ऑब्जेक्ट कर्म आपका नाउन है तो बाद में आता है, ज्यादातर समय में, ज्यादातर ऐसा होता है। अपवाद स्वरूप उसके उल्टे भी होते हैं। आइए देखते हैं, पहले इसको रेज कर लेते हैं। अब जिसे देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्थिति कहाँ होगी फ्रेजल वर्ब में। फ्रेजल वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्थिति कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ट्रांजिटिव वाले में होगा। जाहिर सी बात है कि ट्रांजिटिव जो एक्सप्रेशन होगा उसी में होगा। ठीक है, तो देखिए हम अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा यदि नाउन है तो एक कंडीशन ये देखेंगे, और यदि हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो हम इस पर हालांकि अभी हम बात किए थे, अगर नाउन ऑब्जेक्ट है तो यूजुअली आप ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सबसे अंत में रखेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो यूजुअली यानी कि साधारणतया, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यूजुअली ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, रखा जाता है कहाँ, आफ्टर द फ्रेजल वर्ब करो या ऐसे करो, यूजुअली प्लेस्ड एंड एट द एंड। साधारणतया कहाँ रखते हैं, एट द एंड रखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, वही वाला एग्जांपल फिर उठा रहे हैं कि मोहन इज लुकिंग फॉर हिज मोबाइल फोन या बुक कह लो, पेन कह लो, कुछ भी कह लो। चलो, अब मोहन इज लुकिंग फॉर, लुक फॉर माने खोजना। हम वही एग्जाम्पल्स इसलिए ले रहे हैं ताकि आप समझ पाओ अभी। ठीक है, जो लोग समझते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझते उनके लिए ध्यान देना है ये कि ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया कि मोहन इज लुकिंग फॉर हिज बुक। अब देखो फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद में है एट द एंड। ठीक, यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इमीडिएटली आफ्टर दी वर्ब भी कर सकते हैं। इसे एग्जांपल और लेते हैं हम इसको कि ही टुक ऑफ हिज शर्ट। अब देखो एक एग्जांपल ये है आपका फ्रेजल वर्ब का, ट्रांजिटिव है, उसके ठीक बाद में आया है। लेकिन अभी हम इसको चाहें तो हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ही टुक हिज शर्ट ऑफ। सेंटेंस अब भी सही है, सेंटेंस अब भी सही है, सेंस भी दोनों का सेम है। यहां देखिए टुक आया, ऑफ यहां आया, दोनों जो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं फ्रेजल वर्ब के, उनको हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट नहीं अलग कर दिया, और ये हिज शर्ट बीच में कर दिया। ऑब्जेक्ट अब भी सही है ये, ही टुक ऑफ हिज शर्ट, एट द एंड कर दिया, अब भी सही है, सेंस वही है। हाँ, लेकिन एक चीज होता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आप नहीं लिख सकते हैं वैसा।
बट आप जाने कि साधारणतया तो यही होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस पे आएगा, हम प्रैक्टिस करवाएंगे, एग्जाम्पल्स में सब आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उसमें ठीक उल्टा होता है, उसमें यूजुअली बीच में आता है। साधारणतया क्या होता है कि वो मोर ऑफन ऑब्जेक्ट जो है बीच में प्लेस किया जाता है, यानी कि जस्ट आफ्टर, बीच में ना कह के ऐसा कह लो कि जस्ट आफ्टर द वर्ब, क्योंकि कई बार जो है 3 होते हैं वर्ड्स, तो फिर कैसे बीच में लाएंगे, तो बीच वाला तो नहीं ठीक है। बाकी समझ लीजिए कि जब अगर ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है तो यूजुअली ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर या इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, और उसके बाद में प्रीपोजिशन या एडवर्ब आएगा, वो लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा साधारणतया होता है, ठीक है। अब हम जैसे कह दें कि यही वाला सेंटेंस ले लेते हैं कि ही टुक इट ऑफ, मान ले बीच पहले इसके कुछ इस सेंटेंस के पहले बात हो गई हो, फिर हम कह दें ही टुक इट ऑफ। अब देखो हम यहाँ प्रोनाउन लाए हैं और प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आपका ये टुक और ऑफ स्प्लिट होगा, ऐसा ही होता है साधारणतया, ठीक, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाद में ही रखते हैं, ठीक है। जैसे अभी लुक फॉर वाला एग्जांपल हम उठाते हैं यहाँ से, तो देखो आई एम लुकिंग फॉर देम, हर, हिम, कुछ भी कर सकते हो, मैं उनको खोज रहा हूं। तो देखो यहाँ आई एम लुकिंग देम फॉर नहीं होगा, आई एम लुकिंग फॉर देम, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, इस चीज को हम जान रखेंगे। एक चीज और कि जो है ये आपका जो बीच में हम स्प्लिट कर देते हैं प्रोनाउन में, ये मेनली किन वर्ड्स के साथ होता है, थोड़ा जान लीजिए, जो है समझने के लिए थोड़ा बता दे रहे हैं। चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, इसे अप है किसी वर्ब के बाद में, डाउन है किसी वर्ब के बाद में, ठीक है, इन है किसी वर्ब के बाद में, आउट है किसी वर्ब के बाद में, है ना, और ऑफ है किसी वर्ब के बाद में, या ऑन है किसी वर्ब के बाद में, ठीक है, या कभी कभी अवे भी आ सकता है किसी वर्ब के बाद में, है ना, आउट हो ही गया, हाँ, अवे भी है, अवे हो गया, ठीक है। तो आप जो है बीच में रखते हैं प्रोनाउन अगर है तो, ठीक है। लेकिन ऑन के साथ में एक वाला एक जो है एक्सेप्शन है कि अगर कॉल ऑन लिखा हुआ है, कॉल ऑन, तो कॉल ऑन माने होता है विजिट करना कहीं, ठीक है। इस सेंस में आप जो है कॉल ऑन के बाद प्रोनाउन अगर है तो बीच में न रख करके बाद में ही रखेंगे, ठीक है। इन सब पर पूरी डिटेल से हम बात करेंगे अब हमारे जो अपकमिंग वीडियोज होंगे फ्रेजल वर्ब्स के। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम अपना बेस्ट प्रयास करेंगे कि हम रेगुलर आपको फ्रेजल वर्ब्स के वीडियोज उपलब्ध कराएं। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट और बेसिक्स समझाते थे, बेसिक्स, और बेसिक के बाद में अब जब हम स्टार्ट करेंगे ए से लेकर के पूरा जेड तक का जितने दिया हुआ है हमारे पास 300 का लगभग हमने सोच रखा है कि कराएंगे, उससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। और इनकेस उससे ज़्यादा आ भी जाता है कोई एक, तो ये मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। किसी का सही होगा तो मान लिया बाई चांस, तो कैसे सही हो जाए बात अलग है, तो वो तो आपका भी हो सकता है। आपको कुल मिला के सिलेक्शन लेना है, बहुत ज़्यादा टाइम इधर ही नहीं, लेकिन हाँ इतना हम कराएंगे फ्रेजल वर्ब्स के। और एक चीज़ कहना था कि अब हम वर्ब्स को भी सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी शुरू करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम नाउन से एक बेसिक की प्लेलिस्ट बनाएंगे,
एक एडवांस की। बेसिक वाला आप देखें बेहतर है, नहीं देखना चाहते हैं, आपको पता है जो हमारे टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट्स हैं तो एडवांस वाला देखेंगे। जिनको बेसिक समझना है वो बेसिक भी देखें, एडवांस भी देखें। हम बेसिक का अलग प्लेलिस्ट देंगे, एडवांस का अलग देंगे। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे कॉमन एरर्स और वैकेब, अभी फ्रेजल वर्ब स्टार्ट किया, फ्रेजल वर्ब के बाद में जितने वैकेब्स आते हैं लगभग सारा कराएंगे। फिर लिटरेरी टर्म्स में लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एम.एच. एब्राम्स, बाइबल ऑफ द लिटरेरी टर्म्स। तो द बाइबल ऑफ द लिटरेरी टर्म्स जिसे हम कहते हैं, मान लिया मान के लिए कहते ही है भी वो, तो एम.एच. एब्राम्स कंप्लीट कराने की जो है पूरी जिम्मेदारी हमारी है। वो हम बस बहुत जल्द स्टार्ट करें, भी थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, स्कूल भी जाना होता है, जितना टाइम मिल पाता है उसमें हम कर रहे हैं। तो चैनल नया है, ठीक है, लेकिन टीचर आपका उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि नया है। और हमारी डेडिकेशन में भी कोई कमी नहीं है, नो डाउट। हम काफ़ी मेहनत करेंगे। हम बहुत मैं हमेशा एक कर्मठी स्टूडेंट रहा हूँ अपने लाइफ में और आज भी हूँ। बस समय परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही कि शायद, या सोचा कभी नहीं था पढ़ाने वाला, तो यूट्यूब पे सोचा नहीं था, अब हमने सोचा है। और ये है कि अभी समय परिस्थितियाँ ऐसी है कि उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ हम बेस्ट प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराएं। अभी ग्रामर और वैकेब लेकर चलेंगे और लिटरेरी टर्म्स। अब लिटरेचर की बात आती है, तो लिटरेचर को कवर कराने के लिए हम सोच रखे हैं कि इधर अभी कुछ हमें छुट्टियां मिलेंगी हम लोगों को, तो उसमें या बाकी कुछ हम अपना मैनेज करेंगे कैसे करना है। लिटरेचर भी शुरू करेंगे, लेकिन अभी मान के चलो कि 15 से 20 दिन बाद जो है लिटरेचर, यानी कि नेक्स्ट ईयर, यानी कि न्यू ईयर के बाद लिटरेचर भी हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।